जो नेताजी की डेथ का मामला था, बाद में बड़ा लंबा चला कि जिंदा हैं तो यहाँ हैं तो वहाँ, आईएनए के भीतर के जो लोग थे वो क्या मानते थे? कोई भी आईएनए वाला ये नहीं मान सकता कि अगर वो जिंदा होते तो हिंदुस्तान नहीं आते और अपने आप को प्रकट नहीं करते। क्यों? उनकी एक पत्नी थी, उनकी एक छोटी सी बच्ची थी। ऐसा हो नहीं सकता है कि अगर वो जिंदा होते तो उनसे मिलने की बात नहीं करते या उनको बताते नहीं कि मैं जिंदा हूँ। ये स्टूपिड चीज़ है। 14 और 15 अगस्त को 3 लोगों ने आज़ादी की कोई खुशी नहीं मनाई। महात्मा गांधी और मेरे माँ बाप। उनको लगा कि जो कुछ उन्होंने सोचा था सब खत्म हो गया। ये सवाल अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या बीजेपी ने उनको, जिसको कहते हैं, अप्रोप्रिएट कर लिया, उन पर कब्जा कर लिया। तो मैंने कहा कि 2 लोग हैं कम से कम जो उनके गले उतर नहीं सकते हैं, उनको वो हजम नहीं कर सकते हैं। एक है सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। मुझे लगता है कि बहुत सारे नेता हैं जो महिलाओं की बराबरी की बात करते हैं, लेकिन मैंने कम देखे हैं जिन्होंने वास्तव में उसको इस हद तक लागू किया कि महिलाओं के हाथों में बंदूक दी। और जो उन्होंने कहा, उनको तो एलर्जी थी हिंदू महासभा और आरएसएस से, मुस्लिम लीग वो तो यहाँ तक कहते थे, मुस्लिम लीग से भी, तो यहाँ तक कहते थे कि अगर हिंदू महासभा की मीटिंग हो रही हो तो पहले तो मीटिंग होने मत देना, लेकिन अगर वो करते हैं तो उनका जो मंच है उसको तोड़ के फेंक दो। गोरख की लाइन हम लोग को याद आती है, इस साल दंगे बहुत खूब हुई है, फसल अच्छी, वोटों की फसल अच्छी होगी, फसल मतदान की। ये एक बहुत आसान तरीका है जिन लोगों को बहुत सारे बुनियादी ज़रूरतों को पूरा नहीं करना है जनता के, और अगर एक बार आप दंगा होने देते हैं ना तो फिर दूसरे दंगे की तैयारी वहीं से शुरू हो जाती है। एक नाडर कम्युनिटी थी जो बहुत पैसे वाली कम्युनिटी थी, उनका एक मंदिर था बहुत बड़ा। तो वो आए नेताजी से मिलने कि हम आपको कुछ, तो नेताजी ने उनसे पहले तो मिलने से इनकार किया। जब वो अंदर घुसे तो उनको भगा दिया, कहा कि मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। तो वो हैरान थे। तो उन्होंने कहा तुम्हारे मंदिर में बोर्ड लगा हुआ है कि दूसरे धर्म के लोग अंदर नहीं आ सकते हैं। तो और शायद मेरे ख्याल से जाति के भी बारे में कुछ था। हाँ, उन्होंने कहा तो मैं तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप यहाँ से निकल जाइए। तो ऐसा नहीं है कि उस वक्त आरएसएस नहीं थी, आरएसएस थी, हिंदू महासभा था, और उनके लोगों का बहुत कुछ नेताजी के बारे में कहना भी था, वो चीज़ें मौजूद भी हैं। सावरकर ने तो इनको हिंदू जहादी कहा, और जब वो अंग्रेज़ों के खुलकर के दलाली कर रहे थे क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर, तो वो तो कह रहे थे कि मैं तो भर्ती करवाऊंगा लोगों को अंग्रेज़ों की फ़ौज में, जो सुभाष चंद्र बोस का मुकाबला करेंगे अगर वो कभी हिंदुस्तान फ़ौज लेकर के आए। वो फिर वहाँ पर गए बहादुर शाह जफ़र की मज़ार पर, उन्होंने वहाँ चादर चढ़ाई और कहते हैं कि वो फूट फूट के रोने लगे। वहाँ जो लोग थे उनके साथ, वो उन्होंने लिखा है। और उन्होंने कहा कि अगर मैं कभी वापस गया हिंदुस्तान तो तुमको मैं साथ लेके जाऊंगा और तुमको बाइज्जत लाल किले में मैं दफनाऊंगा। तो बहुत बड़ी बात है ये, और मैं समझती हूँ कि जितने लोग भारत में हैं जो अपने आप को कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को हम बहुत मानते हैं, अगर इतना ही सीख लें तो बहुत बड़ी बात होगी। ठीक बात है। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच के संडे पॉडकास्ट पे बातचीत, जिसको आजकल पॉडकास्ट कहा जाता है। आप जानते हैं हर संडे हमारे साथ होते हैं खास मेहमान, और आज हमारे साथ हैं सुभाषिनी जी। बहुत बहुत स्वागत। बहुत लंबे समय से आपसे बात करने का मूड था, लेकिन कुछ न कुछ हो जा रहा था। आज आप आई, बहुत शुक्रिया जी। सुभाषिनी जी के परिचय बहुत सारे देने पड़ेंगे, क्योंकि एक परिचय से काम नहीं चलेगा। हम अपने माँ बाप से जुड़े होते हैं, लेकिन जब माँ बाप इतने ख़ास हों कि उनके नाम के नारे देश भर में लग चुके हों, तो वो एक गर्व भी देता ही होगा निश्चित तौर से। कैप्टन सहगल और लक्ष्मी सहगल, आप लोग इस नाम से परिचित होंगे। आईएनए के लोग जब गिरफ्तार हुए थे, जेल में थे, तो उस ज़माने में 3 लोगों के लिए नारे लगते थे, सहगल, ढिल्लन और शाहनवाज। सहगल, ढिल्लन और शाहनवाज सिख है, एक मुस्लिम और एक हिंदू। और ये वो लोग थे, सुभाष चंद्र बोस के वो नायक थे जो उस समय जेल में थे, जिनका मुकदमा लड़ा गया, मुकदमा हारा गया, उसके बावजूद अंग्रेज़ों को रिहा करना पड़ा, और उसके बाद की कहानी तो खैर आप बताएंगी। और दूसरा नाम है कैप्टन लक्ष्मी सहगल का। उतना ही इम्पॉर्टेंट नाम, लक्ष्मीबाई ब्रिगेड जो बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए में, उसकी लीडर। बाकी सब आप बताएंगी। तो एक तो परिचय ये है कि सुभाषिनी जी उस परिवार से उनकी बेटी हैं। दूसरा परिचय ये है कि भारतीय राजनीति में, मजदूर आंदोलन में, महिलाओं के आंदोलन में
जितने तरह के जन आंदोलन आप सोच सकते हैं उनमें सक्रिय रही हैं और ज़बरदस्त तरीके से सक्रिय रही हैं। एक परिचय ये भी है कि कानपुर से आप एमपी रही हैं, उस जमाने में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को आपने हराया था। जी। और बाकी बाद में आ जाएगा। परिचय देने लगूंगा तो मुझे लगेगा 20 मिनट परिचय देना पड़ेगा, फिर तो बोरियत भी हो जाएगी। तो आईएनए से ही शुरुआत करते जी। हैं। और शुरुआत में एक अजीब सा सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को आरएसएस ने कब्जा करने की कोशिश की और मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। मैंने कहा चलो, जिनके पास अपने हीरो नहीं होते हैं, जिनके पास अपना घर नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं तो ढूंढेंगे जी। लेकिन सुभाष बाबू का नाम जब इनके मुंह पे आया पिछले बंगाल चुनाव, जिसको ये नहीं जीत पाए थे, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जैसी दाढ़ी बढ़ाई गई और सुभाष बाबू की फाइलें ओपन की जाएंगी, ये सारी बात की गई, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि इतिहास पढ़ता हूँ थोड़ा बहुत मैं। सुभाष बाबू, आईएनए, हिंदू मुसलमान, सांप्रदायिकता, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आराम से पूरा वक्त लेके आप उस पर पहले बात करें, फिर हम आएंगे आज की राजनीति पर। ये सवाल अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि उनको बिकॉज यू आर द बेस्ट पर्सन आप उस फैमिली से हैं। क्या बीजेपी ने उनको, जिसको कहते हैं अप्रोप्रिएट कर लिया, उन पर कब्जा कर लिया? तो मैंने कहा कि 2 लोग हैं कम से कम जो उनके गले उतर नहीं सकते हैं, उनको वो हजम नहीं कर सकते हैं। सुभाष बाबू और एक है भगत सिंह। सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। इसलिए कि उन्होंने जो कुछ कहा, जो कुछ लिखा, वो सब इनके विचारों से बिल्कुल ही अलग है। और सुभाष चंद्र बोस तो जब उनका पूरा मतलब कांग्रेस में और हिंदुस्तान में जितने दिन वो रहे, फिर वो यहाँ से गए, तो ऐसा नहीं है कि उस वक्त आरएसएस नहीं थी। आरएसएस थी, हिंदू महासभा था, और उनके लोगों का बहुत कुछ नेताजी के बारे में कहना भी था, वो चीज़ें मौजूद भी हैं। सावरकर ने तो इनको हिंदू जहादी कहा और बहुत ज़्यादा इनके ख़िलाफ़ रहे। और जब वो अंग्रेज़ों के खुलकर के दलाली कर रहे थे क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर, तो वो तो कह रहे थे कि मैं तो भर्ती करवाऊंगा लोगों को अंग्रेज़ों की फ़ौज में, जो सुभाष चंद्र बोस का मुकाबला करेंगे अगर वो कभी हिंदुस्तान फ़ौज लेकर के आए। तो ये सारी चीज़ें तो लोगों को अगर और नहीं सुभाष बाबू ने तो ये लिखा भी था कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जो है, जी। तो और क्यों उनसे इतना चिढ़ते थे? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की जो कांग्रेस में शुरुआत हुई, तो उनके जो एक तरह से गुरु थे कांग्रेस की पॉलिटिक्स में, उनका एक तरह से ऑलमोस्ट जिसको कहना चाहिए धार्मिक विश्वास था हिंदू मुस्लिम एकता में। और वो बिल्कुल मानते थे कि बिना इसके तो आज़ादी की बात नहीं हो सकती है। और ये एक तरह से नेताजी के राजनीतिक सोच की नींव थी। और लोगों को मालूम नहीं है, मैं तो बीजेपी वालों से भी कहती हूँ, जब वो नेताजी की बहुत तारीफ़ करते हैं, कि आपको मालूम है जब वो मेयर बने कलकत्ते के, तो उन्होंने निकाला जो वहाँ के मुलाजिम थे, एम्प्लॉइज़, उनकी पूरी फाइल, तो उसमें उन्होंने देखा कि उस वक्त तो आपको मालूम है देश का बंटवारा नहीं हुआ था, तो कलकत्ते में कहते हैं हर 5वां शख्स मुस्लिम था। तो करीब जैसे 20% आबादी या उससे थोड़ा ज़्यादा। तो उन्होंने देखा कि मुसलमान मुलाजिम बहुत कम हैं, तो उन्होंने रिजर्वेशन लगाया अच्छा मुस्लिम्स के लिए नगर निगम में। और उन्होंने कहा कि आबादी में जो उनका अनुपात है उसको इसमें प्रतिबिंबित होना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और इसलिए पहली भर्तियां जो हैं वो मुसलमानों की ही होनी चाहिए। और उन्होंने इसको सुनिश्चित किया। अब आप देखिए, बीजेपी कहती है कि वो हमारे नेता हैं, लेकिन जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद मनमोहन सिंह ने कहा, जो उन्होंने किया नहीं, कि मुसलमानों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, इसलिए जो हमारे देश के संसाधन हैं उनमें जो अधिकार है, पहला अधिकार मुसलमानों का होना चाहिए। क्योंकि वो भी सिर्फ मुसलमानों का नहीं कहा था, सबका, मुसलमानों और मतलब जिनका नहीं हुआ है उनको, तो उन्होंने उसको वो तोड़ मरोड़ करके किया। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बात उनके लिए बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। इसलिए टोक दिया कि कल को आपको डिस्टार्ट करके दिखा लेंगे, सुभाषनी अली कह रही है मनमोहन सिंह ने ऐसा कहा था। अरे हाँ, उन्हीं के लोग भी कह सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं जी। तो ये उन्होंने बहुत बड़ा एक मुद्दा बना दिया। तो सुभाष चंद्र बोस ने ये करके दिखाया। और उनके अंदर जो एक बात है, क्योंकि आपको मालूम है मेरा राजनीतिक जीवन तो कम्युनिस्ट पार्टी में शुरू हुआ, तो मैं शुरू से ही ऐसा नहीं कि कोई सुभाष चंद्र बोस की बड़ी भक्त थी। मेरी बहुत आलोचनाएं भी थी, माँ बाप से मेरा
वो भी होता था। और कम्युनिस्ट पार्टी ने, मैं समझती हूँ, गलत किया उन्होंने, लेकिन बहुत ज़्यादा उनकी सुभाष आलोचना बाबू को की लेके थी, जो यहाँ तक कि बहुत अपशब्द भी इस्तेमाल किए थे। जापान और हिटलर के साथ लेकिन मैं 2-3 बातें उनके बारे में मानती हूँ कि एक तो वो बहुत अपने इरादे के पक्के थे। किसी बात को अगर वो ठान लेते थे तो फिर उससे कोई भी ताकत आ जाए अड़ते वो नहीं टस थे से वहाँ मस नहीं होते जी। थे। जैसे कि उन्होंने ICS का एग्ज़ाम दिया, पास हो गए, फिर उन्होंने जी। उसको ठुकरा दिया, खैर आ गए। और फिर उन्होंने यहाँ पर कांग्रेस की राजनीति शुरू की और बहुत सफल रहे। जैसा मैंने बताया, मेयर जी, भी बन बिल्कुल। गए। और फिर हम लोगों ने सबने देखा कि वो जब कांग्रेस की राजनीति कर रहे थे बंगाल में, तो उन्होंने मज़दूरों का बहुत पक्ष लिया। और वो जो वहाँ के ख़ासतौर से जूट चटकल के जो मालिक थे, उनके खिलाफ बहुत आंदोलन किए। और एक जगह है नोआपारा, जहाँ उन्होंने अनशन किया मज़दूरों के लिए। 24 बैरकपुर, ये इसमें 24 परगना, 24 उत्तर 24 परगना में है। और वहाँ उनको जेल में भी कुछ दिनों के लिए बंद किया गया। और उन्होंने कहा कि ये जो पूंजीपति है, भले ये भारतीय हों, लेकिन ये बिल्कुल जोंक जैसे हैं और हमारा कभी इनके साथ समझौता नहीं हो सकता है। तो उनका एक मज़दूरों के पक्ष का भी एक काफ़ी ज़बरदस्त पहलू था। और जब वो उनके जो वो जिसको मैंने कहा, उनको जो उनके जो प्रेरणा स्रोत थे, जब उनका देहांत हुआ तो वो चाहते थे कि उनकी पत्नी कांग्रेस की प्रेसिडेंट बने वहाँ पर, और दिल से चाहते थे, लेकिन खैर वो हुआ नहीं। उसके बाद जब वो खुद कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, तो मुझे लगता है कि यही कारण था जो गांधी जी के तथाकथित दक्षिणपंथी सहयोगी और समर्थक थे, पटेल साहब, उनके साथ GD बिरला भी थे, और मदन मोहन मालवीय, और ये तमाम जो पूरी एक लॉबी थी जिनकी हिंदू महासभा के साथ बहुत करीबी थी। उन्होंने, मुझे लगता है, इसी वजह से विरोध किया, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस के संविधान में ये परिवर्तन किया कि कोई भी कांग्रेस वाला अगर महासभा या मुस्लिम लीग का सदस्य बनेगा तो उसको कांग्रेस से निकाल दिया जाएगा। और अगर आप देखें, मुस्लिम लीग के तो कुछ लोग थे, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर जो बड़े नेता थे, मतलब राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर के मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय और ये तमाम लोग, मुझे नहीं लगता है पटेल शायद कभी भी महासभा में नहीं थे, लेकिन ये सारे लोग पूरी तरह से महासभा के भी सीधे कभी महासभा में नहीं, लेकिन वो प्रेसिडेंट भी बने थे एक बार हिंदू महासभा। जी हाँ, बिहार में। तो ये सब लोग अटैच्ड थे। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि सब बहुत कम्युनल थे, नहीं, हाँ, क्योंकि उनकी मिक्स्ड पॉलिटिक्स थी, वो सेक्युलर भी बन जाते थे, कम्युनल भी बन जाते थे। उस जमाने में थोड़ा कई तरह के मामले चल रहे थे, इसलिए उस समय को देखते हुए बहुत कुछ देखना पड़ेगा। जी, आज की तरह की लेकिन वो थे हिंदू महासभाइट। और इनफैक्ट लाला लाजपत राय ने ही सबसे पहले कहा था कि 2 राष्ट्र रहते हैं यहाँ, एक हिंदू और एक मुसलमान। मतलब भगत सिंह ने विरोध भी किया था, हाँ, उनका बहुत ज़बरदस्त विरोध किया था। तो खैर ये उन्होंने किया 1937 में जब वो प्रेसिडेंट बने। और उसके बाद जब वो लाजपत राय तो उसके पहले जा चुके थे। जी, जा चुके थे, लेकिन वो भी उसी, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि एक बहुत कांग्रेस ग्रुप था, बड़ा ग्रुप, जो महासभा के साथ काफ़ी नज़दीक था उनके। तो एक तो उन्होंने ये किया, फिर दूसरा वो एक जुझारू आंदोलन चाहते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, ये बार बार ये सब निगोसिएशन और समझौता, इसके वो खिलाफ थे। और जैसा कि मैंने कहा, जैसा बॉम्बे में वो गए थे, जो जर्मनी का उस समय राजदूत था जो बॉम्बे में, उससे मिलने गए थे बिना किसी से वो किए हुए, तो थोड़ा सा था वो दुश्मन का दुश्मन। नहीं, यही नहीं, जो मैंने कहा कि जो बंगाल के अंदर जो जूट लॉबी, तो अब जूट लॉबी के साथ GD बिरला भी बहुत जुड़े हुए थे। तो ये सारी चीज़ अगर आप देखें तो ऐसे ही नहीं है कि गांधी जी ने इनका विरोध किया फिर से प्रेसिडेंट बनने के लिए। उसके पीछे जो बहुत सारे निहित स्वार्थ गांधी जी के समर्थक थे, और वो चाहते थे कि कांग्रेस उनके फ़ायदे के लिए काम करे और आगे बढ़े। और वो आज़ादी के बाद का भी भारत देख रहे थे, उसमें उनकी क्या भूमिका होगी वगैरह वगैरह। तो इन सारी चीज़ों की वजह से इनको फिर वो जीत तो गए चुनाव,
बहुत बड़ी दूसरी बात है, हाँ। लेकिन उनको इन्होंने चलने नहीं दिया और फिर उनको हटना पड़ा वहाँ से। और पंडित नेहरू की भी काफ़ी ढुलमुल सी भूमिका रही। वो चाहते भी थे कि सुभाष चंद्र बोस बने रहें, लेकिन वो गांधी जी से पार्टी तोड़ना उस तरह नहीं चाहते थे वो, तो नहीं, उन्होंने गांधी वोट जी नहीं का दिया, साथ नहीं छोड़ उन्होंने सकते। खिलाफ वोट नहीं दिया। हाँ, ये न्यूट्रल रहे, लेकिन न्यूट्रल रहे। खैर उनका एक था। तो ये फिर वहाँ से चले आए। मेरा कहने का मतलब ये है कि उनका जो सेक्युलरिज्म के प्रति उनकी जो निष्ठा थी, मैं समझती हूँ कि बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं से कहीं ज़्यादा थी, और वो हमेशा रही। और इसलिए आईएनए का थोड़ा सा बताइए, अब वही क्योंकि मैं हाँ, बता जो रही घर हूँ, में वही आप मैं सुनती बता रही रही हैं हूँ, वही कहानियां। मैं बता रही हूँ। जी। तो जब वो आए जापान जर्मनी से, तो उनके साथ एक छात्र थे, मतलब वो पढ़ रहे थे जर्मनी में, हैदराबाद के, बहुत राष्ट्रवादी परिवार के थे वो, आबिद हसन साहब। और वो उनके साथ पनडुब्बी में आए। तो हमने जो उनसे 2-3 बातें सुनी हैं, और उनका एक लंबा इंटरव्यू छपा, उसमें भी है। तो ये सारी बातें जानकर मुझे नेताजी के प्रति फिर काफ़ी मतलब सम्मान बढ़ा मेरा, जो पहले मैंने बताया कम था। एक तो उनकी ये आदत थी कि वो जो भी भाषण देने वाले हैं, पहले वो उसको टाइप करवाते थे, फिर उसको 1-2 बार देखते थे, फिर उसको फाड़ के फेंक देते थे, और उसको फिर मतलब हाँ। तो उन्होंने उस पनडुब्बी में, आप सोचिए, अभी वो आईएनए के हेड बने नहीं हैं, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने रानी और झांसी रेजिमेंट के उद्घाटन का अपना भाषण तब लिखवाया। अच्छा। मतलब वो इसके प्रति इतने कटिबद्ध थे कि एक महिलाओं की लड़ने वाली टुकड़ी आज़ाद हिंद फौज में होगी, कि उन्होंने उसके उद्घाटन का भाषण भी लिख डाला। खैर उसको भी फाड़ दिया, लेकिन हिफ्स हो गया, उनको याद हो गया, और वही भाषण उन्होंने दिया जो दरअसल बनी थी। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे नेता हैं जो महिलाओं की बराबरी की बात करते हैं, लेकिन मैंने कम देखे हैं जिन्होंने वास्तव में उसको इस हद तक लागू किया कि महिलाओं के हाथों में बंदूक दी, और जो उन्होंने कहा कि क्यों महिलाओं को इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए, वो भी बहुत दिलचस्प है, वो बाद में आएगा। खैर इसके बाद वो अपना पहुँचे, और फिर वो उतरे यहाँ जापान गए, और फिर जापान से सिंगापुर आए। तो मेरी जो माँ थी, क्या डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन थी, वो एक मेडिकल डॉक्टर थी, और जब वो पास आउट हुई तो मेरे ख्याल से युद्ध शुरू हो चुका था। तो अंग्रेज़ तमाम डॉक्टरों को अपने सर्विस में ले रहे थे, मजबूर कर रहे थे, या तो वो फौज के लिए करें या उनके मेडिकल हॉस्पिटल्स में काम करें। तो मेरी माँ का जो सब सार्वजनिक कारण है सिंगापुर जाने का, वो है कि वो अंग्रेज़ों की सर्विस नहीं करना चाहती थी। खैर ये सच भी है, नहीं करना चाहती थी, लेकिन एक कारण और था। उनकी एक दोस्ती थी उनसे, एक सीनियर के साथ, जो ऑलरेडी जा चुके थे सिंगापुर, वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे, और वो वहाँ उनको ज्वाइन भी करना चाहती थी। और उनके एक मेरे भाई और उनकी पत्नी, वो भी थे सिंगापुर में, तो वो उन्हीं के पास गई, वहीं रहीं। और फिर वो जो डॉक्टर थे, डॉक्टर इब्राहिम, उनके साथ उन्होंने एक बहुत ही उनकी बड़ी प्रैक्टिस थी। और उस वक्त भी उनका वही स्वभाव था कि वो गरीबों की डॉक्टर थी, क्योंकि वो तमिल भी बोलती थी और मलयालम भी बोलती थी। अच्छा। और जो हिंदुस्तानी मूल के लोग थे वहाँ, वो ज़्यादातर केरला के या तमिलनाडु के थे। और वो चाय मतलब बागानों के में काम करने वाले, छोटे दुकानदार, छोटे पोस्ट पर काम करने वाले, मतलब गरीब लोग, और लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब और बहुत ही लोअर मिडिल क्लास के लोग थे। तो उनकी ये डॉक्टर बन गई, और उनकी ये बीच में बहुत उनकी जनप्रियता भी थी, और खैर उनका अच्छे से जीवन कट रहा था। और तभी ये सरेंडर हुआ, यानी अंग्रेज़ों की जो फ़ौज थी, जिसमें भारतीय ज़्यादा थे, उन्होंने आत्मसमर्पण किया जापान के सामने, और फिर वो लाए गए यहाँ सिंगापुर। और पहले हमारे माँ और ये सब लोग बहुत घबराए कि अब क्या होगा, जापानी आएंगे, क्योंकि चीन के अंदर जो जापान बहुत ही ज़्यादा जुल्म कर रहे थे, उसके बहुत खिलाफ थे सब जगह, और वो घबराए कि यहाँ आके क्या होगा।
लेकिन चूंकि वो दोनों डॉक्टर थे, मेरी माँ और डॉक्टर इब्राहिम, तो जापानियों को भी डॉक्टर की ज़रूरत सबको होती है। बिल्कुल। तो उन्होंने उनको वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही रखा और उसकी वजह से उनको कुछ सहूलियतें भी और वो लोगों की मदद भी कर सके। अच्छा, चूंकि जापानी फ़ौज में कुछ लोग थे और एक नाम आता है जनरल फुजीवारा का, जिनके दिमाग में ये बात थी कि ये जो हिंदुस्तानी सैनिक हैं और उनके जो अधिकारी हैं, इनको लेकर के हम एक अपने साथ चलने वाली फ़ौज को बनाएंगे। अब वो कितने सिंसियर थे भारत की आज़ादी को लेकर के, इस पर मेरे ख्याल से किसी के लिए भी कुछ कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार थे। मेरे पिताजी मानते हैं कि फुजीवारा रियली सिंसियर थे, एंटी इम्पीरियलिस्ट थे, मतलब चाहते थे भारत आज़ाद हो। बाकी लोगों का ये व्यू हो सकता था कि इन लोगों को साथ में लेकर के हमको भारत में भी घुसने का मौका मिलेगा, जो भी हो। बहरहाल ये उन्होंने ऑप्शन फिर जो सरेंडर के बाद भारत के फौजी थे उनके सामने रखा। और इसमें चूँकि कुछ बहुत से लोगों ने बहुत इस तरह से लिखा है कि जैसे अरे ये तो अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने INA बनाने की बात की। ऐसी बात नहीं है, किसी को नहीं पता था क्या होने वाला है। और ये भी बात सही है कि बहुत बड़ा हिस्सा इस फ़ौज का था जो अंग्रेज़ों के प्रति बहुत वफ़ादार था, क्योंकि वो तीसरी या चौथी फौजी पीढ़ी थी। उनको ज़मीन, ख़ासतौर पंजाब के लोग, ज़मीन भी अंग्रेज़ों से मिली थी, अच्छी ज़मीन मिली थी, उनको पढ़ने का, आगे बढ़ने का मौका भी मिला था। फिर एक फ़ौज के अंदर एक लॉयल्टी की परंपरा होती है, आप एक वचन लेते हैं, ये सारी बातें। तो ऐसा नहीं, उनको काफ़ी अपनी आत्मा के साथ मतलब कुश्ती लड़नी पड़ी। लेकिन ये भी बात सही है कि जब अंग्रेज़ अधिकारी अफसर सामने आए उनके जापानियों को लेकर के, तो उन्होंने कहा देखिए हम तो अब आत्मसमर्पण कर चुके हैं और अब हम इनके कैदी बन गए हैं, तो हमारा और आपका रिश्ता समाप्त हो गया है, हमारा और आपका अब कोई रिश्ता नहीं है, आप अब बिल्कुल स्वतंत्र हैं अपने बारे में खुद फैसला करने के लिए। तो उनको जो हिंदुस्तानी अधिकारी थे, ये बात अंग्रेज़ों ने कही। तो ये बात इन लोगों को बहुत बुरी भी लगी कि बिल्कुल हमको जैसे कि समंदर में फेंक दिया और जा रहे हैं। तो जो लोग INA में जाना चाहते थे उनको भी मौका मिल गया दूसरों को कन्विंस करने के लिए कि भाई इन्होंने तो आपको, हाँ, तो पल्ला झाड़ के ये लोग जा चुके हैं। तो खैर उनमें से एक तो मोहन सिंह जी थे, वो उनको उसका कमांडर बनाया गया। लेकिन मेरे जो पिताजी थे एक्चुअली वो जब लाहौर में पढ़ते थे तो वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में सदस्य भी बन गए थे। अच्छा, 12 साल की उम्र में। तो उनको एक वो चिट्ठी पहुंचाने का काम, कुरियर का काम दिया जाता था। तो बताते हैं कि वो जो मोमबत्ती वाली परीक्षा होती वो भी उनकी ली गई। तो मेरे जो दादा थे वो वहाँ के बहुत बड़े वकील थे। अच्छा। तो अंग्रेज़ों से भी मिलना जुलना होता था। तो एक अंग्रेज़ अधिकारी ने उनसे कहा कि भाई तुम्हारा लड़का, उसका नाम अब फाइलों में आने लगा है, तो तुम उसको समझा लो। तो मेरे दादा तो बहुत घबराए। तो खैर उन्होंने कहा देखो देशभक्त होना होगा, ये सब हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम पढ़ लिख जाओगे तो हो सकता है तुम ज़्यादा काम आओगे। अच्छा, उसी समय आपको मालूम है ये भगत सिंह फिर पकड़े भी गए, फिर उनका तो फांसी भी हो गई। तो काफ़ी निराशा थी और कांग्रेस से बहुत गुस्सा भी था हमारे पिताजी जैसे लोगों में। खैर जो भी कारण रहे, उन्होंने फिर अपनी पढ़ाई में ज़्यादा मन लगाया। लेकिन शुरू से ही उनका ये मानना था कि बग़ैर हथियार के अंग्रेज़ों को नहीं हटाया जा सकता है। और हथियारों का मतलब है कि कोई हथियारबंद टुकड़ी होनी चाहिए, नहीं तो इस अंग्रेज़ की सेना और उनकी पुलिस, इन सब चीज़ों का मुकाबला बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि वो सही भी था, क्योंकि जो सत्याग्रह चलते थे लोग बहुत बहादुरी से पिटते थे, जेल जाते थे, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ हासिल नहीं हो पाता था, वो जो गांधीवादी अहिंसा का तरीका था। खैर तो उसके बाद जब वो पढ़ लिख गए तब वो उन्होंने फ़ौज में ज्वाइन किया।
अच्छा, एक बात बड़ी अजीब है कि जो उनके अंग्रेज अफसर थे वो उनकी बहुत इज्जत करते थे, हालांकि वो जानते थे कि ये बहुत बड़े अंग्रेज विरोधी हैं, लेकिन चूंकि मतलब बहादुर भी थे, बोलचाल भी उनकी बहुत अच्छी थी, तो वो उनकी इज्जत करते थे। लेकिन पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई थी, हिंदुस्तान से या बाहर से? नहीं, वहीं लाहौर से, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जी। और फिर वो IMA, उस समय हाँ, उसको रॉयल इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून कहते थे, वाला। RIMC देहरादून में, वहाँ से वो पास आउट हुए। और पहली पोस्टिंग उनकी हैदराबाद में थी, फिर वो सीधे मलेशिया भेज दिए गए थे। तो वो एक तो पंजाबी थे, और जैसे कि मैंने कहा बहुत मिलनसार थे। तो उन चूँकि ज़्यादातर जो फौजी अधिकारी थे वो हिंदू और मुसलमान पंजाबी थे, तो उनके साथ पंजाब का पहले से रहा है, वर्ल्ड वार में भी सबसे ज्यादा या बात की वहाँ से हुई थी। सरदार कम थे, पंजाबी थे, और साउथ इंडियंस भी थे। तो उन पंजाबियों को कन्विंस करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उनके साथ जो फौजी थे वो भी थे। तो अगर उनका जो कमांडर या बटालियन का, ब्रिगेड का जो जाता, तो फिर बाकी सब साथ में तो आ जाएंगे। शाहनवाज को कन्विंस करने में, जनरल क्यानी को कन्विंस करने में मेरे पिताजी का काफ़ी रोल था। एक तो ये बात है इंटरेस्टिंग। दूसरी बात है कि उनको जापानियों ने एक जीप दे दी सप्लाईज इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि उनके बहुत से लोग घायल भी थे और ये सब। तो उनके साथ एक डॉक्टर थे जो मद्रास मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट थे। वो भी आए थे, उन्होंने भी ज्वाइन किया। तो अब ये जीप तो मिल गई, लेकिन अब कहाँ जाएं? तो उन्होंने कहा कि मेरी, ये सब सिंगापुर में हो रहा है। सिंगापुर, मेरी क्लास फेलो हैं, वो यहाँ डॉक्टर हैं, और मैं जानता हूँ कि जिस तरह की वो महिला है सब लोग उसको जानते होंगे। तो उन्होंने रास्ते में बस पूछा कि इंडियन लेडी डॉक्टर कहाँ है, तो मेरी माँ के पास पहुँचा दिए गए। अच्छा, ऐसे मुलाकात। अच्छा, मीनवाइल हमारी माँ की जो माँ थी, यानी हमारी नानी, वो भी फ्रीडम फाइटर थी। अच्छा। बल्कि वो तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी मेंबर थी। अच्छा। जो 15 महिलाएं उसमें मेंबर थी, उनमें मेरी नानी भी थी, अम्बू स्वामीनाथन। अच्छा अच्छा अच्छा। वो मेरी नानी थी। तो वो वहाँ कांग्रेस में काफ़ी प्रोमिनेंट थी। तो जो यहाँ पर सिंगापुर में लोग थे जो फ्रीडम मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे, कुछ लॉयर्स और कुछ मतलब जो मिडिल क्लास के लोग, वो मेरी नानी को जानते थे, और उसकी वजह से मेरी माँ भी उनके कांटेक्ट में थी। तो जब ये पूरा ये हुआ कि ये आईने बन रहा है, तो मेरी माँ को भी बहुत, ये एक चीज़ नहीं होनी चाहिए, शादी के बाद महिलाओं का सरनेम नहीं बदलना चाहिए। हाँ, ये भी हो सकता है। वरना मतलब कितना मुश्किल हो जाता है। अब कैसे लक्ष्मी सहगल, अम्बू स्वामीनाथन अपना बताया तो समझ में ही नहीं आएगा। ठीक बात है, ये बात सही है। एनीवे, खैर, फिर वो बहुत ज़्यादा उत्सुक थी कि हाँ ये आईने बनना चाहिए और क्या होगा ये। तो जब ये दोनों पहुँचे जीप में, तो ये तो एक तो क्लास फेलो था, एक हमारे पिताजी थे। तो मेरी माँ एक्चुअली, उनको चोरी की बहुत आदत थी। तो जब वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी, तो मेरी नानी उनको बातों में लगाए रहती थी जब तक कि वो चली ना जाए। लेकिन वो कुछ ना कुछ झांसा दे देती थी अपनी माँ को, और जो भी खाने पीने का सामान घर में होता था सब एक चादर में लपेट के ले जाती थी। जो मरीज थे, जब इनकी इंटर्नशिप चल रही थी हॉस्पिटल में, जो गरीब मरीज और उनके तीमारदार थे, उनको सबको बांटने में। तो अब इन्होंने जापानीज जो चला रहे थे सरकारी अस्पताल, उससे बैंडेजेस और दवाइयाँ और ये बहुत सारा सामान उन्होंने हर दूसरे तीसरे दिन निकाल करके इन लोगों को देती थी आईने वालों तक पहुंचाने के लिए। और यही कहती थी, नो यू मस्ट ज्वाइन दी आईने, तुम लोग को ज्वाइन करना होगा, और ये मौका मत छोड़ो, और अंग्रेज़ों को भगाने का अब यही एक मौका है, ये वो। तो फिर वो थोड़ी जान पहचान हो गई। तो जब ये हुआ कि ये मोहन सिंह का मामला नहीं चल पाया, एक पुराने क्रांतिकारी थे राज बिहारी बोस, जो चले गए थे जापान, उनको बुलाया गया। लेकिन वो तो बिल्कुल मतलब हिंदुस्तान के लोग उनको याद भी नहीं करते कौन है, और उनका वो तो वहाँ एक जापानीज महिला से शादी भी कर ली थी। और लेकिन उन्होंने जापानियों को राय दी कि आप सुभाष चंद्र बोस को यहाँ बुलाइए, क्योंकि जर्मनी में वो हैं, वहाँ उनका कुछ काम बने। वो पहले वहाँ कोशिश कर रहे थे कि वहाँ जो बंदी थे हिंदुस्तानी, उनके साथ एक फौज बनाए। लेकिन हिटलर उनका सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए कर रहा था बस। हिटलर खुद भी इंडियन इंडिपेंडेंस में उसको कोई हमदर्दी नहीं थी।
और फिर और भी कारण थे, फिर उन्होंने रूस में अपने आप को, तो वो एक बात है कि नेताजी उनसे मिले भी, उन्होंने कहा भाई जूस के प्रति जो आप कर रहे हैं ठीक नहीं है, और आपकी किताब में रेसिस्ट बातें भी हैं। हिटलर को वो बिल्कुल नहीं पसंद आए, इनको भी हिटलर नहीं पसंद आए, और उन्होंने कहा भी उनसे कि आप सोवियत यूनियन जा रहे हैं लेकिन वहाँ जो जाता निकल करके नहीं आता है। खैर वो बात और भी उनको नागवार गुजरी। खैर तो वो वहाँ पर उनके पास कब कुछ था नहीं करने को, तो उन्होंने ऑलरेडी जापानीज़ एम्बेसडर वगैरह से बातचीत उनकी चल रही थी, लेकिन कुछ नहीं। फिर जब यहाँ से ये बात हुई कि नहीं उनको बुलाया जाए, तब जापानी जो अधिकारी थे वो हरकत में आए, फिर वो सबमरीन से यहाँ भेजे गए, हाँ जापान से। और जब वो सिंगापुर पहुँचे तो कुछ आने को लोग भी गए, और ये जो हिंदुस्तानी लोग थे यहाँ पर जो कांग्रेस के समर्थक थे, उनमें केपी केशव मेनन का नाम आता है, और मेरी माँ ये गए वहाँ रिसीव करने उनको। अच्छा। तो उन्होंने मेरी माँ का परिचय कराया कि ये डॉक्टर लक्ष्मी है और अम्मू स्वामीनाथन की ये लड़की है, तो वो बड़े खुश हुए ये वो। खैर उसके बाद उन्होंने फिर आईएनए के लोगों को एड्रेस किया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वगैरह। लेकिन जो बहुत एक दिलचस्प बात है कि जो ये आईएनए में जो हिंदुस्तानी ये फौजी अफसर थे, ये मतलब इनमें कईयों का तो स्वतंत्रता आंदोलन से कोई मतलब नहीं था, जो सिविलियंस होते हैं उनके प्रति उनकी कोई बहुत अच्छी भावना भी नहीं थी। ये बड़े पक्के फौजी थे, अच्छे फौजी थे, अच्छे अफसर थे, इन्होंने मिलिट्री हिस्ट्री को पढ़ा था, समझा था जंगल वॉरफेयर क्या होता है वगैरह वगैरह। लेकिन कमाल की बात यह है कि सबकी मैंने आप बीती भी पढ़ी है, बहुतों से मैं मिली भी हूँ, पिताजी थे ही हमारे, सब के ऊपर एक तरह से जैसे सुभाष चंद्र बोस का जादू चल गया, जबकि ये ऐसे लोग नहीं थे जिनके ऊपर किसी का भी जादू। And Subhash Chandra Bose was never trained for army. That's it. But he had studied, पता नहीं या तो सबमरीन में या जब वो जर्मनी में थे, क्योंकि उनको एक आर्मी बनानी थी, तो उन्होंने काफ़ी स्टडी किया, और उनके अंदर दो खासियत थी, एक तो खुद स्टडी करते थे और दूसरे की बात को सुनते थे। तो ये चीज़ उन लोगों को बहुत अच्छी लगी कि इनके अपने भी आइडियाज़ हैं, ये स्टडी करके आए हैं और ये हमसे भी राय ले रहे हैं, हमारी बात भी सुनने को तैयार हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो मुझे तो काफ़ी प्रभावित इसने किया। खैर उन्होंने मेरे पिताजी को अपना पॉलिटिकल सेक्रेटरी बना लिया, तो उनसे भी रोज़ मिलना पड़ता था, और उनको जो ये फुजीवारा थे जो जापानियों की तरफ से करे थे, उनसे भी लियाज़ो करना पड़ता था। तो काफ़ी जानकारी और ये सारी चीज़ें उनको रहती थी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वगैरह वगैरह। तो खैर ये सब चलता रहा। फिर उनके आने के दूसरे तीसरे दिन ही जब शाम को वो बैठे, ये जो कांग्रेस वाले थे वहाँ उनके साथ, तो उन्होंने कहा कि मैं निर्भर नहीं होना चाहता हूँ, आश्रित नहीं होना चाहता हूँ जापानियों पर, तो मुझे एक तो जो यहाँ भारतीय मूल के लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहा है, और दूसरा मुझे यहाँ जो सिविलियंस हैं इंडियंस, उनकी भी एक रेजिमेंट तैयार करनी है और ट्रेन करना है, और मुझे एक महिलाओं की रेजिमेंट तैयार। तो उन्होंने कहा भाई ये तो हो नहीं सकता है, यहाँ महिलाएं कहाँ हैं, कहाँ से आएंगी महिलाएं। तो वो हंसने लगे, कहने ये हमेशा सवाल आता है कहाँ से आएंगी महिलाएं, आप लोग कुछ नहीं जानते हैं, महिलाओं में बहुत ज़बरदस्त ज़िद होती है, और ये महिलाएं केवल अपने देश की मुक्ति के लिए नहीं, अपनी मुक्ति के लिए भी लड़ेंगी, कभी पीछे नहीं हटेंगी। तो उन्होंने कहा लेकिन यहाँ तो सब गरीब, और कहने हाँ इनमें सबसे ज़्यादा निष्ठा होगी इस लड़ाई के लिए, आप लोग कुछ जानते नहीं, बस आप मुझे एक जो पढ़ी लिखी और थोड़ी लीडरशिप नेतृत्वकारी जिसके अंदर है कुछ वो भूमिका वाली महिला से कहने आप कहाँ से। फिर उन्होंने कहा वो डॉक्टर कहाँ है, वो जो अम्मू स्वामीनाथन की बेटी, उन्होंने कहा हाँ वो यही है। तो कहना उनको बुलाइए अभी। तो वो रात को ही मेरी माँ को बुला लिया गया, तो उन्होंने बात की और कहा कि भाई ये मैं, तो मेरी माँ तो बहुत खुश हुई, वो तो यही बहुत उनको बुरा लग रहा था कि सबको मौका मिल रहा है बस हम ही लोगों को नहीं मिल रहा है। तो तुरंत उन्होंने कह दिया नहीं मैं करूँगी और मैं जिम्मेदारी संभालूंगी। तो उन्होंने कहा कब से, कहने कल से। कहने तो आपके, तो कहने नहीं मैं अपने क्लिनिक में ताला लगा दूँगी, वहाँ से चली आऊँगी। तो दूसरे दिन से उन्होंने इस काम को शुरू कर दिया,
और उनको फिर एक ऑफिस दिया गया। फिर वो नेताजी के साथ गई रिक्रूट करने के लिए, और मतलब बहुत सी लड़कियां अपने पतियों को छोड़ के भाग के आ गईं, अपने माँ बाप को छोड़ के आ गईं। इनको मना करना पड़ा कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है वगैरह वगैरह। लेकिन जो सबसे बड़ी कमाल की बात है, 1500 से ज़्यादा महिलाएं आई आगे, उनमें से 1200 को लिया गया। लेकिन इनमें से मेरी हाँ, इनमें से एक ने भी कभी भारत नहीं देखा था, हिंदुस्तान नहीं देखा था। ये वहाँ की तीसरी या चौथी पीढ़ी थी माइग्रेंट्स की, जो यहाँ से जा चुके थे। जी। लेकिन उनके अंदर ये भावना थी कि वो हमारा देश है, गुलाम है, गुलामी के खिलाफ लड़ना है। और दूसरी बात ये कि एक मतलब ये भी कि मतलब उनके घरों में उनके लिए क्या, या तो वो गरीब थी, उनको मजदूरी करनी पड़ती, शादी भी अगर होती तो जो क्या क्या झेलना पड़ता वगैरह, मतलब कोई आज़ादी का आभास उनको कभी नहीं हुआ था। तो उनको लगा कि इस तरह यहाँ हो पाएगा। तो खैर तरह तरह की महिलाएं आई, बहुत दिलचस्प कहानी है उनकी। कहानी भी बहुत अलग अलग। 2 तो आई थी, बहनें थी बहुत रईस परिवार की। और वो कैसे आई कि वो गई थी नेताजी की रिक्रूटमेंट की मीटिंग में, घर में झूठ बोल करके, और उन्होंने अपने सोने के कड़े उतार के दे दिए थे, और उन्होंने ये भी कहा था कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं। खैर वो घर गई तो उनकी माँ ने फ़ौरन कहा, अरे कहने पता नहीं कहीं गिर गया होगा या कुछ। और दूसरे दिन अखबार में उनकी फ़ोटो छपी वो देते हुए। तो खैर जो भी झगड़ा हुआ, लेकिन नेताजी और आज़ादी की लड़ाई और इन सब चीज़ों का इतना गहरा प्रभाव था लोगों के ऊपर कि उन्होंने अपनी बेटियों को आने दिया, मतलब बहुत बड़ी बात है। और जो प्लांटेशन वर्कर्स थी उनमें से बहुत सारी यंग महिलाएं आईं, बहुत गुर्बत से निकल करके आईं। तो ये जो हम लोगों को पूरा समझाया जाता है ना कि फ़ौजी कौन बन सकता है, राइफ़ल कौन उठा सकता है, जो हट्टी कट्टी उत्तर भारतीय महिलाएं होंगी वही, लेकिन ये तो सब तमिल या मलयाली मूल की थी, दुबली पतली, छोटे कद की, ज़्यादा मतलब कुपोषण की भी शिकार थी। लेकिन जोश इतना, और फिर ट्रेनिंग इतनी, और फिर जब ये आए तो मतलब खाना तो ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी हो सकता है कईयों को भरपेट खाना पहली बार रोज़ नसीब हुआ। तो खैर वो फिर उनकी सब ट्रेनिंग वगैरह हुई, और फिर ये बना आई थिंक 44 में कि हमको अब फ्रंट पे जाना। तब तक उन्होंने अपने वो जो अस्थाई सरकार घोषित कर दी थी, उसमें कैप्टन लक्ष्मी भी मिनिस्टर थी, अकेली महिला मंत्री। ये बात सही है कि उनको भी वही दिया गया, सोशल वेलफेयर ये सब। खैर मंत्री बनी और उसका काफ़ी था। तो आज भी अगर आप जाएंगे सिंगापुर तो जो टाउन हॉल था वो बड़ी यूरोपियन किस्म की इमारत है, सीढ़ियाँ जाती हैं तीनों तरफ से, और सामने एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो अभी भी है। और एक जिमखाना क्लब था तब, वो भी अभी तक मौजूद है। तो वहीं पर ये आज़ादिन फौज, ये अर्जी हुकूमत का ऐलान हुआ, और मेरी माँ का भाषण भी हुआ। और कहते करीब करीब 1 लाख लोग वहाँ पर मौजूद थे, जितने भारतीय मूल के लोग थे वहाँ सब आए, और जो फौजी थे वगैरह सब, बहुत बड़ा वो था। तो अभी भी आप जाके देखेंगे तो अभी हम लोगों ने मांग की है कि इधर एक प्लैक लगना चाहिए कि ये भी यहाँ पर हुआ था। लेकिन वो आप खड़े होकर के समझ सकते हैं कि कैसा नज़ारा रहा होगा। खैर उसके बाद वो डिसाइड हुआ कि फ्रंट पे शिफ्ट होना है। तो नेताजी भी बर्मा गए, और मेरी माँ भी गई, मेरे पिताजी भी गए, और वहाँ पर फिर रानी और झांसी रेजिमेंट भी, जो शाहनवाज़ की रेजिमेंट थी और जो कियानी साहब की, उनके साथ मणिपुर की तरफ वो भी गए। और उनका पूरा ये यकीन था कि अगर एक बार, और उन्होंने कहा था कि जापानी पीछे रहेंगे, हमारे लोग आगे रहेंगे, उनकी शर्त थी। तो उनको पूरा यकीन था कि जब एक बार हम भारत, और मतलब ये था ना कि बंगाल इज़ नेक्स्ट टू मणिपुर, तो बंगाल अगर एक बार हम पहुंच गए तो फिर वहीं पर लोग खड़े हो जाएंगे हमारे साथ।
तो ये पूरी प्लानिंग थी। तो जैसा कि आप जानते हैं मणिपुर तक तो ये लोग पहुँचे और हमारे पिताजी ने भी नेताजी से कहा कि मुझे आप रिलीव कर दीजिए इस प्रशासनिक काम से, मैं भी जाना चाहता लड़ना हूँ। चाहता हूँ जी। तो उन्होंने उनको कर दिया और उन्होंने ये भी कहा मुझे मालूम है कि तुम दोनों के बीच में भी कुछ चल रहा है। जी। तो उन्होंने कहा अरे वो तो बाद में देखा जाएगा कौन जिंदा रहता है। तो उनको किसी ने एक पूरी पेटी फ्रेंच ब्रांडी की गिफ्ट की थी अच्छा। नेताजी को। तो वो उन्होंने मेरे फादर को कि सर दिस इज माय पार्टिंग गिफ्ट टू यू, बट ड्रिंक इट स्लोली। जी। मेरा कहने का मतलब है कि उनके अंदर बड़ा ह्यूमर और ये सब चीज़ें कि ये गंदा है, ये गलत है, मॉरलिस्टिक और बहुत ज़्यादा वो सब उनके अंदर नहीं था। और आईएनए के भीतर जो सेकुलरिज्म फॉलो किया जाता था वो कैसे? वो 2-3 बातें मैं बताऊँ। तो खैर ये तो हो गया इधर। जो उनके सेकुलरिज्म की बातें हैं वो 2 बहुत बड़े उदाहरण हैं। एक तो वहाँ पर एक नाडर कम्युनिटी थी जो बहुत पैसे वाली कम्युनिटी थी और उनका एक मंदिर था बहुत बड़ा। तो वो आए नेताजी से मिलने कि हम आपको कुछ, तो नेताजी ने उनसे पहले तो मिलने से इनकार किया। जब वो अंदर घुसे तो उनको भगा दिया, कहा कि मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। तो वो हैरान थे। तो उन्होंने कहा तुम्हारे मंदिर में बोर्ड लगा हुआ है कि दूसरे धर्म के लोग अंदर नहीं आ सकते हैं। तो और शायद मेरे ख्याल से जाति के भी बारे में कुछ था। हाँ, ने कहा तो मैं तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, आप यहाँ से निकल जाइए। अब ये लोग बड़े परेशान। अब इन्होंने गए, फिर उन्होंने अपनी एक कमेटी की मीटिंग की, ये सब तय किया कि नहीं अच्छा ठीक है ये है वो है। फिर वापस आए तो फिर उन्होंने कहा कैसे आ गए? उन्होंने कहा नहीं देखिए आप सुन लीजिए, हम लोगों ने वो बोर्ड हटा दिया है और किसी को भी अब रोका कभी नहीं रोका जाएगा। आप प्लीज़ वहाँ आइए। हम एंड ये सिंगापुर का है? सिंगापुर। और हम आपको बहुत बहुत कुछ देना चाहते हैं आईएनए के लिए। तो वो अपने 2 मुस्लिम कमांडर्स के साथ गए उस मंदिर में और तीनों के उन लोगों ने टीका लगाया। उन लोगों ने भी कोई आपत्ति नहीं की, तीनों गए अंदर। और फिर नेताजी को तौला गया, मतलब आटे के साथ, चावल के साथ, सोने के साथ, चांदी के साथ, सिक्कों के साथ, और वो सारी सामग्री उनको दी गई। और जब वो निकलने लगे तो उन्होंने फौरन ये अपना माथा साफ किया और कहा कि इस वर्दी के साथ कोई भी धार्मिक प्रतीक नहीं चल सकता है। ग्रेट, बहुत बड़ी बात है ये। और मैं समझती हूँ कि जितने लोग भारत में हैं जो अपने आप को कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को हम बहुत मानते हैं, अगर इतना ही सीख लें तो बहुत बड़ी बात होगी। ठीक बात है। आज जो हो रहा है, लंबे टाइम तक तो हमने फॉलो किया इसको, लेकिन आज अब तो उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। बिल्कुल। और उल्टा वही लोग करवा रहे हैं जो कहते हैं हम नेताजी को बहुत मानते हैं। तो उनको समझना चाहिए कि ये नेताजी का केवल नाम इस्तेमाल करते हैं, उनके सिद्धांतों के साथ नहीं है। उसके बाद जब वो यहाँ आए बर्मा, तो देखिए बर्मा में भी राष्ट्रवादी थे, एंटी ब्रिटिश मूवमेंट था। तो एक आउंग सान थे जो आउंग सान सूची के बाप थे, वो थे, और एक बा माओ थे, ये नेता थे। तो उनके साथ भी नेताजी की मीटिंग्स वगैरह हुई। तो वो फिर वहाँ पर गए बहादुर शाह जफ़र की मज़ार पर और उन्होंने एक चादर वहाँ पर चढ़ाई। हाँ, वो एक रंगून के बाहर है शायद। अच्छा जी। उन्होंने वहाँ चादर चढ़ाई और कहते हैं कि वो फूट फूट के रोने लगे वहाँ जो लोग थे उनके साथ। वो उन्होंने लिखा है। और उन्होंने कहा कि अगर मैं कभी वापस गया हिंदुस्तान तो तुमको मैं साथ लेके जाऊंगा और तुमको बाइज्जत लाल किले में मैं दफनाऊंगा। वो भाषण तो है रिकॉर्ड में, वो तो पढ़ा जी। लेकिन जिस तरह से वो इमोशनल हुए, रोए, क्योंकि उन्होंने देखिए कई चीज़ों का इस्तेमाल किया। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और बहादुर शाह जफ़र का उसमें रोल। फिर जो उनका झंडा था तिरंगा था, लेकिन बीच में वो टीपू सुल्तान का शेर था। बना हुआ था जी। तो टीपू सुल्तान एक बागी थे, उसके रूप में उन्होंने माना। जो उन्होंने अपना मोटो रखा, इत्तेहाद कुर्बानी, इत्तेहाद इत्तेफाक कुर्बानी। इस पर सावरकर बहुत नाराज़ हुए
कि ये सब क्यों, ये उनको वही, तभी उन्होंने उर्दू उनको के- हिंदू जिहादी कहा। तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने किया। दूसरी बात, ये जो झटका और हलाल वाला मामला है, इसको भी कहा, उन्होंने कहा हम ये सब कुछ नहीं सुनना चाहते, सब लोग एक जैसा खाना खाएंगे और जो अफसर है वो भी जवानों के साथ खाएंगे और कोई नहीं पूछेगा ये कौन सा खाना है कौन सा खाना नहीं है, सबको एक जैसा खाना खाना है। नौजवान भारत सभा ने ये काम किया था लाहौर में। जी जी झटका और हलाल दोनों मिला के जी खिला जी दिया जी, था, ये कभी कभी DYFI भी करती है जी, आजकल, वो जी। ठीक है। तो लेकिन उस जमाने में जब ये इतने बड़े इश्यूज बन गए थे यहाँ, दंगे तबलीग हो रहे थे इसके लिए। तबलीग और आर्य समाज के बीच में इतने झगड़े हो रहे थे, उन्होंने कहा मैं ये सुनना ही नहीं, अगर कोई इसकी बात करेगा तो आप आईने छोड़ के चले जाइए, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूँगा। और रोज़ अफसर उन लोग अपने, मतलब जो कहते हैं मेन कहते हैं, उनके अपने जवानों के साथ ही खाना खाते थे। तो उन्होंने इन सब चीज़ों को बहुत सख्ती के साथ मतलब लागू किया। ये नहीं कहा अच्छा चलो इस मामले में थोड़ी सी छूट दे दें या उस मामले में दे दें, वो कोई इस मामले में कोई भी छूट नहीं थी। हाँ, आप ऑफ ड्यूटी हैं, आपने अपना उतार लिया है यूनिफॉर्म, फिर आप जाइए, आपको मंदिर जाना है, आपको नमाज पढ़नी, जो भी हो, लेकिन ड्यूटी टाइम में कोई रिलीजियस ऑब्जर्वेंस नहीं। बहुत बड़ी बात है ये, और हिंदुस्तानियों को हज़ारों की संख्या में इसके लिए तैयार कर देना, ये अपने आप में बड़ी बात, ये अपनी बात में बड़ी बात है। आर्मी तक में अलग अलग चूल्हे थे। अरे वो तो उन्होंने तो प्रमोट किया, प्रमोट न भी करते तो भी थे। बिल्कुल। तो बाबर के टाइम पे भी थे, बाबर लिखा तभी हम जीत जाएंगे जब उसने अलग अलग चूल्हे देखे, पानीपत में सुनते हैं। बिल्कुल। और वो जो था ना वो राइफल वाला मामला, गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, वो सब, तो ये उन्होंने बिल्कुल इसका खात्मा कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे माँ बाप हमेशा ये कहते थे कि हम लोग के अंदर इतना ये कूट कूट की चीज़ें भरी हुई कि हम लोग किसी दूसरी तरह से सोच ही नहीं सकते हैं। और जो आईने के लोग पाकिस्तान भी चले गए, वो गए पाकिस्तान, उनको कहा गया कि आप लोग जाइए, लेकिन उनके अंदर भी ये भावनाएं कभी नहीं ख़त्म हुई दूसरों के प्रति या जो उनके साथी थे यहाँ पर उनके प्रति। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उनके बहुत बहुत गहराई से जो वो महसूस करते थे एकता के बारे में। वो अगर अपना, उन्होंने कभी पूजा पाठ भी लोगों के सामने नहीं किया, वो अपना गीता पढ़ते थे लेकिन कभी उसको सामने नहीं रखते थे, अपना अलग कमरे। हाँ, जैसे आजकल पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं पता नहीं, लेकिन शो पूरा दिखाते हैं, दिखाते हाँ। पूरा है। तो ये सब तो उनका बहुत बहुत पक्का, मतलब ये पक्का ईमान था उनका। तो इन सब चीज़ों का असर वो बहुत बड़ी संख्या में उन फौजियों पे भी पड़ा। और बताया जाता है कि जब बाद में लाल किले में ये लोग कैद हुए तो जो आम फौजी थे वो भी बहुत बड़ी संख्या में कैद हुए, और गांधी जी उनसे मिलने गए थे जी। तो उन्होंने एक शिकायत की गांधी जी से कि यहाँ जो चाय वाले हैं, एक कहता है हिंदू चाय, दूसरा कहता है मुस्लिम चाय, ये सब क्या हो रहा है इस देश में। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आप दोनों को मिला के कहो ये हिंदुस्तानी चाय। तो ये, लेकिन ये उनकी तरफ से कंप्लेंट आई, जबकि पूरे देश में इस तरह की चाय बिकती थी रेलवे स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पे चल रहा था ये हमेशा। तो ये चीज़ें उनके अंदर बहुत गहराई से गईं, आम लोगों में भी। लेकिन ये जो उनका मूवमेंट था भारत की तरफ, तो 2-3 चीज़ें हुई जिसकी वजह से फिर वो पीछे हटना पड़ा, सरेंडर। एक तो जो जंग की दिशा थी वो बिल्कुल बदल गई। अमेरिका के आने के बाद अमेरिका का पैसा, अमेरिका के साधन, अमेरिका के हथियार, एकदम से नई ज़िंदगी उसने दे दी एलाइज को। दूसरी तरफ जर्मनी फंस गया था वहाँ सोवियत यूनियन के अंदर, वो भी उस थिंग। और यहाँ दोस्ती तो कुल मिला जुला के गलत चुनी ही थी उन्होंने। मतलब अगर हम भी होते उस समय तो ये तो नहीं चाहते कि हिटलर किसी भी तरह से जीते। नहीं, वो तो बात सही है। लेकिन अगर आप देखें कि अंग्रेज़ों ने क्या क्या किया, बहुत सी चीज़ें हमारे इतिहास की किताबों में है नहीं। तो सुभाष चंद्र बोस भी लोगों से कहते थे यस दे आर रेसिस्ट, दे आर फैशिस्ट, बट इन देयर ट्रीटमेंट ऑफ द कॉन्कर्ड पीपल दे आर नो डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश। हाँ,
तो ये बात भी हम लोग को ध्यान में हमेशा नेहरू ने भी ये बात कहा था, हमेशा 42 में भारत छोड़ो में गए इसलिए क्योंकि नेहरू ने कहा कि भाई आप ये वादा करो कि इसके बाद हमें आजाद कर दोगे, एंड दे वर नॉट रेडी फॉर दैट। नॉट ओनली दैट, 1942 में मैंने अभी पढ़ा कि उन्होंने हेलीकॉप्टर से लोगों को शूट किया। हाँ, बिल्कुल। और एक आदमी करने के बाद क्लब आया शाम को, अंग्रेज, उसने कहा टुडे आई एम सेलिब्रेटिंग आई शॉट 32 निगर्स। तो दिस इज फैशिज्म। खैर, तो वो उधर थे। उनमें और आज के इजरायलियों में कोई फर्क नहीं था। अरे वो तो उनके 10 कदम आगे हैं। दूसरी बात क्या हुई कि तो जापान भी पीछे हट रहा था क्योंकि अमेरिका के एयरफोर्स अब जापान पे सीधे सीधे हमला कर रहा था, जो जापान बचा हुआ था अब तक। जापान ने पहले अटैक किया था उनके नेवल उस पे, वो जो पर्ल हार्बर में किया उसका फिर नतीजा ये हुआ कि उन्होंने क्या, तो उन्होंने अपने एयरफोर्स को यहाँ से विड्रॉ कर लिया जापान की रखवाली करने के लिए। और तीसरी चीज़ ये है कि मानसून जल्दी आ गया, तो वो जो बारिश हुई और वो जो पूरा हुआ, तो वो जो रिट्रीट थी उनकी बहुत ही कष्टदायी, बहुत ही बुरी थी। और आसमान का पर कब्ज़ा अंग्रेज़ों के एयरफोर्स पर था और अमेरिकन का, वो इनको बिल्कुल लगातार बेरहमी से बॉम्ब कर रहे थे। और वो निशाने पर उनके सुभाष चंद्र बोस भी थे, उनको रोज़ हटना पड़ता था, ये करना पड़ता है। तो बहुत ही दर्दनाक रिट्रीट हुआ है कि किस तरह से वो ज़िंदा रहे, क्या खाया उन्होंने, क्या नहीं खाया, मतलब बहुत ही दर्दनाक कहानी है। और उसी रिट्रीट से पहले जब मतलब घिर गए अलग अलग जगहों पर, शाहनवाज साहब ने, हमारे फादर ने और दिल्लन ने अलग अलग जगह पे भी सरेंडर किया और वो ब्रिटिश के कैद बन गए। बहुत इंटरेस्टिंग है, जो अंग्रेज़ ऑफिसर था जिसके पास हमारे बाप लाए गए, वो अरे इसमें ज़रा मेरी मदद करो, तो वो क्रॉसवर्ड कर रहा था और उससे हो नहीं पा रहा था, तो कह रहा नाउ सिट डाउन and have a drink and help me with this crossword। तो मेरे फादर ने उसको तो बड़ा खुश हुआ। तो मतलब अजीब चीज़ें होती हैं, इंसान के संबंध और इंसान की फितरत इतनी अजीब होती है कि समझना मुश्किल है। तो ये तो यहाँ पर कैद हो गए। और मेरी माँ को भी सिंगापुर जाने क्योंकि उन लोगों ने ज़िद की कि नेताजी ट्रक में जाएंगे, वो जाने को तैयार नहीं थे, तो ये लोग पैदल थे या क्या, तो उनको ट्रक में भेज दिया, विच इज़ वाई वो पहुंच गए सिंगापुर। फिर वहाँ से गए, फिर वहाँ से वो हवाई जहाज़ पकड़ा और वहाँ उनकी क्रैश में मौत हो गई। तब तक ये लोग रास्ते में ही थे इधर उधर। तो जब इनको खबर मिली, इन्होंने सोचा ये प्रचार है, दुष्प्रचार है, ऐसे माना नहीं लगा। और फिर मेरी माँ को भी कैप्चर कर लिया। और इसके पहले क्या हुआ था कि सब लोग इधर, अफरा तफरी थी ना, तो जापानी भी इधर उधर भाग रहे थे। तो एक जापानी क्या कहते हैं, फौजी ने मेरी माँ को और एक आध लोगों को कैप्चर कर लिया। उसको नहीं मालूम था ये लोग कौन है, क्या है। और मेरी माँ को एक पेड़ से बांध भी दिया था, गोली मारने वाला था। अब वो क्या उसको समझा कि हम लोग हैं, गांधी 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 कर रहे थे, तो उसके थोड़े बहुत फिर जब उन्होंने ज़्यादा गांधी गांधी किया तो फिर उस भी कुछ सोचने लगा। फिर उसने अपनी जेब से एक अखबार की कतरन निकाली, उसमें मेरी माँ की फ़ोटो थी। तो वो उसको देख रहा, इसको देख रहा। तो फिर उसने कहा अच्छा, उसके कुछ समझ में आया और फिर उसने खोल दिया रस्सी को और भागा क्योंकि वो भी भाग रहा था। हाँ, सब भाग ही रहे थे। हाँ, तो फिर मेरी माँ को ब्रिटिश ने अरेस्ट किया। फिर वो सिंगापुर, पहले बर्मा में पकड़ा, फिर उसके बाद सिंगापुर ले आए। वहाँ तो वो उनके नाक में दम किए हुए थी कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे हॉस्पिटल में जाना है, मुझे मरीज़ों को देखना है, ये वो है। और फिर जितने हिंदुस्तानी ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर्स वहाँ आते थे, वो उनको बड़ी उत्सुकता थी इनसे मिलने के लिए। वो उनसे कहती थी इनको सबको गोली क्यों नहीं मारते हो, तो क्यों इनको बर्दाश्त कर रहे हो। कई इनके फैमिली फ्रेंड्स भी थे, कुछ लोग जो इनके इंटरोगेशन के लिए आए वो इनके समर्थक बन गए, बाद में मतलब दोस्ती भी रही। तो इनफैक्ट ह्यू टॉय एक ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर था जिसने इन लोग सबका इंटरोगेशन किया, वो भी इनका हमदर्द बन गया।
अच्छा। और इन सब लोगों ने जो अपने रिपोर्ट्स में दिया कि ये देशभक्ति से ही प्रेरित होकर के आईएनए में गए, ये बात सब ने कही। ये इसलिए नहीं कि वो प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप नहीं जाना चाहते थे या उनको कोई लालच था या वो, कहा ये सब बहादुर लोग हैं, हो सकता है भटके हुए हों, लेकिन ये सब के सब देशभक्ति की वजह से ही है। वो बाद में जो कुछ हुआ इन लोगों के साथ उसमें बहुत इसका असर पड़ा। तो मेरी माँ यहाँ पर कैद थी और उनको नहीं मालूम था, फिर यहाँ पता चल गया कि नेताजी जो नेताजी की डेथ का मामला था बाद में बड़ा लंबा चला कि जिंदा हैं तो यहाँ हैं तो वहाँ, आईएनए के भीतर के जो लोग थे वो क्या मानते थे? मुझे तो आज तक कोई आईएनए वाला नहीं मिला है जो मानता है कि वो जिंदा है। उसका बहुत, क्योंकि शाहनवाज कमीशन बना था, हाँ, शाहनवाज ने तो खुद उसको किया था। देखिए कोई भी आईएनए वाला ये नहीं मान सकता कि अगर वो जिंदा होते तो हिंदुस्तान नहीं आते और अपने आप को प्रकट नहीं करते। क्यों नहीं? दूसरी बात ये है, हम लोगों से कहते हैं कि आप उनके साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं। उनकी एक पत्नी थी, उनकी एक छोटी सी बच्ची थी। ऐसा हो नहीं सकता है कि अगर वो जिंदा होते तो उनसे मिलने की बात नहीं करते या उनको बताते नहीं कि मैं जिंदा हूँ। ये स्टूपिड चीज़ें हैं। और फिर वो बनी बाबा बन गए, फलाने बन गए, सब अपने बड़े भाई को बता के गए थे वो कि मेरी फैमिली है और सारा कुछ नहीं वो कर सके। उनको मालूम था। मेरी माँ, जब मेरी माँ वहाँ थी उनके पास बर्मा में, तब उन्होंने हमारी माँ और हमारे पिताजी के बीच के संबंधों की बात की हमारी माँ से। फिर उन्होंने मेरी माँ को बताया, मैंने किसी से नहीं कहा है, बट आई हैव गॉट अ वाइफ एंड अ डॉटर, दे आर इन जर्मनी। और मैंने अपनी वाइफ से कहा है कि अगर मैं लौट के नहीं आता हूँ तो तुम कभी भारत मत जाना, क्योंकि भारतीय लोग, मेरे समाज के लोग विधवाओं के प्रति बहुत क्रूर होते हैं। मैं आऊँगा तो तुमको मैं लेके आऊँगा यहाँ। तो ये सब बातें संयोग देखिए वो कभी आई नहीं पाई इंडिया, नहीं आई। वो बेटी आई उनकी, लेकिन एमिली नहीं आई कभी नहीं आई। तो ऐसा नहीं है, सबको मालूम था, उनके भाइयों को मालूम था, वो लोग मिले भी थे एमिली से जा करके। तो ये सब बातें बहुत बकवास की हैं। अब आप सोचिए कि मेरा घर कानपुर में था, मुश्किल से फैज़ाबाद 150 किलोमीटर दूर है। मेरे माँ बाप को कभी ऐसा नहीं लगा कि जाके उस मौनी बाबा को देखें, क्योंकि उनको कभी ऐसा लगा ही नहीं कि नेताजी जिंदा है। बिल्कुल। क्योंकि सबसे पहले अपने प्रॉब्लम ये थी कि जो हबीबुर रहमान साहब उनके साथ थे वो पाकिस्तान चले गए। तो लोगों के लिए यहाँ इस बात को जिंदा रखना, क्योंकि जो एक आई विटनेस था वो तो था नहीं इस देश में, अब वो पाकिस्तान में है, वो दुश्मन देश है, ये है वो है। तो ये बात फिर जिस तरह से अगर वो यहाँ होते, जिस तरह से क्लैरिफाई होती, वो नहीं हो पाई। लेकिन इन लोगों में से किसी ने नहीं माना कि वो जिंदा है। कैप्टन सहगल की आफ्टर लाइफ क्या थी? शाहनवाज तो कांग्रेस में चले गए, नहीं मेरे मिनिस्टर भी रहे वो। हाँ, मेरे फादर तो बड़े कांग्रेस विरोधी थे, कभी भी उनको कांग्रेस अच्छी नहीं लगी। तो उनके साथ ये हुआ कि वो लाहौर में उनका घर था, तो वो घर भी जाने वाला था, ये सब बंटवारे का शुरू हो गया था। अंग्रेज थे तो उनको कहीं नौकरी नहीं मिलने वाली थी। हमारे यहाँ लोग कहते हैं, हमारे माँ बाप भी ये मानते हैं कि माउंटबैटन ने कन्विंस किया पंडित नेहरू को कि आप इन लोगों को फ़ौज में मत लो, क्योंकि ये बागी हैं और बगावत की ये कीटाणु ये लेकर के आएंगे अपने साथ। तो पाकिस्तान में जो लोग चले गए वो सब पाकिस्तान की फ़ौज में ले लिए गए, और उसका हमको नुकसान भी बहुत हुआ, क्योंकि कश्मीर का पूरा ऑपरेशन उन्हीं लोगों के कमांड में चला। हबीबुर रहमान खुद कश्मीरी मूल के थे, खैर पुंछ के पास के थे जी। और यहाँ इन लोगों को लिया नहीं गया, तो अब नौकरी क्या, और पेंशन भी किसी को नहीं मिलनी थी वगैरह। तो एक हमारे कानपुर में एक सर JP श्रीवास्तव थे, जो वाइसराय काउंसिल के भी मेंबर थे। उन्होंने कुछ टेक्सटाइल मिल्स 3-4 लगा रखी थी, बड़े आदमी थे। और उनका जो छोटा बेटा था वो भी इंग्लैंड से पढ़ के आया था, तो काफ़ी उसको भी थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा स्वतंत्रता ये वो, तो वो जाता था देखने ट्रायल को। और फिर जब मेरे बाप छूट के आए तो बड़ा उनके साथ घूमता था, बहुत प्रभावित था। तो उसने फिर अपने पिताजी से कहा, सर JP श्रीवास्तव से, कि आप बहुत बढ़िया आदमी है, आप उनसे मिलिए, और अगर आप कुछ भी मदद कर सकें तो आप कीजिए, क्योंकि इनके सब कुछ वहाँ है लाहौर में, वो सब ख़त्म हो रहा है।
तो जब सर जेपी श्रीवास्तव मिले मेरे बाप से तो उनको वो अच्छे लगे, लेकिन उन्होंने कहा देखो मैं तुमको 2 तरह की नौकरी दे सकता हूँ। अभी तो मुझे मालूम है आज़ाद तो होने वाला है हिंदुस्तान, तो तुम मेरे बहुत काम आओगे, तुम्हारा बड़ा नाम है, मुझे इस गवर्नमेंट के साथ डील करने में तुम मदद करोगे, तो मैं तुमको बड़ी पोस्ट दे सकता हूँ, गाड़ी घोड़ा बंगला ये सब, अच्छी तनख्वाह, लेकिन जब तुम्हारा काम मतलब तुम काम के नहीं रहोगे तो मैं तुमको हटा भी दूंगा, और या तुम फिर एक मामूली सुपरवाइजरी पोस्ट या छोटी मैनेजर पोस्ट से शुरू करो और समझो इस इंडस्ट्री को और देखो फिर। उसने कहा हाँ मैं वो छोटे वाले पद पे ही जाऊंगा। तो वो कानपुर आए। अच्छा, इसलिए आपका कानपुर से रिश्ता बना। फिर मार्च 1947 में लाहौर में मेरे माँ बाप की शादी हुई, दंगे भी शुरू हो गए थे, और उसी माहौल में वो कानपुर आए, और वहाँ मेरे पिताजी तो मिल में काम करने लगे, और मेरी माँ जो रेफ्यूजी कैंप था उसमें उन्होंने क्लिनिक में काम करना शुरू किया। लेकिन 15 अगस्त को जब वो तो कानपुर के मतलब हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, तो कानपुर में भी कई आयोजनों में उनको बुलाया गया, लेकिन वो कहीं भी नहीं गए। अच्छा। तो हम हमेशा कहते हैं कि 14 और 15 अगस्त को 3 लोगों ने आज़ादी की कोई खुशी नहीं मनाई, महात्मा गांधी और मेरे माँ बाप। उनको लगा कि जो कुछ उन्होंने सोचा था सब खत्म हो गया। तो कानपुर से आपका वहाँ से रिश्ता बना? हाँ, तो वो मार्च में उनकी शादी हुई और दिसंबर में आज़ादी के बाद हम पैदा भी हो गए वहीं कानपुर आज़ादी के तुरंत बाद। और मेरे माँ बाप कहते थे पहले की लड़ाई उनके जिम्मे थी, बाद वाली आपके जिम्मे और थी। वो कहते थे कि हमको कानपुर में रहना ही नहीं है, कभी कोई घर नहीं खरीदा, लेकिन रह वहीं, दोनों का अंत भी वही हुआ। इंडिया की पॉलिटिक्स जिस तरह से बदली है, हम लोग बहुत लंबा गैप ले रहे हैं। हाँ। और मैं भी छोड़ दे रहा हूँ, आपका एमपी हाँ का इलेक्शन वगैरह सब छोड़ देता हूँ। उस समय तो हम लोग थे, जानते हैं सारा कुछ। जिस तरह से इंडिया की पॉलिटिक्स बदली है, हिंदू मुसलमान जितना ज़्यादा हुआ है, लेबर के और बाकी सब मुद्दे लगातार बाहर गए हैं। क्या हुआ ऐसा 80s से लेके? मतलब मैं देखता हूँ कि 80s के बाद इतना तेज सारा कुछ बदला, ग्लोबलाइजेशन हुआ, ठीक बात है, बाकी सब हुआ, वो है, लेकिन रिलीजियस वाला मामला जो था, मैं तमाम एनालिसिस के बावजूद, मैं खुद इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, आप जानती हैं, लेकिन ये नहीं मानता कि केवल इकोनॉमिक्स इसके पीछे जिम्मेदार है। नहीं, देखिए, एक तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि सन 47 इतनी पुरानी बात नहीं है। बिल्कुल। ये बाबर आबर का कोई मामला नहीं है। जो पार्टीशन हुआ और उसमें जो खून खराबा हुआ, उसमें जो इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए वहाँ गए, और उसका जो सारा प्रचार हुआ, और हमारे देश में पूरा जो ठीकरा है वो मुसलमानों के सर पे ही वो किया गया कि इनकी वजह से हुआ। एक ये बहुत बड़ा कारण है कि क्योंकि अगर आप कह रहे हैं ना कि अभी 80s के बाद, लेकिन अगर आप देखें 47 के बाद के दंगों को, हर दंगे में वही चीज़ हुई है, मारामारी, पड़ोसियों का एक दूसरे को दुश्मन मानना, और जो सबसे ख़तरनाक बात है, जो प्रशासन है, प्रशासन का एक तरफा रवैया, ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक। और ये ज़्यादातर होते थे दंगे इलेक्शन से पहले। गोरख की लाइन हम लोग को याद आती है, इस साल दंगे बहुत खूब हुई है, फसल अच्छी, वोटों की फसल अच्छी होगी, फसल मतदान की। तो ये अच्छा, तो ये मानना कि सिर्फ बीजेपी के आने के बाद ये गलत बात है। कांग्रेस ने भी, अगर आप कांग्रेस के टाइम के दंगों को देखें तो भीषण, ये मलियाना, हाशिमपुरा सब उसी टाइम का है। तो ये दंगों का इस्तेमाल पॉलिटिक्स के लिए, विभाजन का इस्तेमाल पॉलिटिक्स के लिए, ये एक बहुत आसान तरीका है। जिन लोगों को बहुत सारे बुनियादी ज़रूरतों को पूरा नहीं करना है जनता के, उनके लिए ये बहुत आसान तरीका है, और वो दोनों तरफ का वोट लेते हैं। कांग्रेस जैसी पार्टी एक को डरा के और एक को थोड़ा मतलब ताकतवर साबित करके। तो ये हमने लेकिन इन सब के बीच लेफ्ट मूवमेंट कहाँ था? क्योंकि ये भी एक हकीकत है कि लेफ्ट मूवमेंट गायब हुआ। लेफ्ट मूवमेंट ही दंगों को रोकने की एक बहुत बड़ी ताकत थी। अगर आप देखिए तो ख़त्म कैसे हुई? नहीं, बता, वो तो ख़त्म होने के तो बहुत कारण है, लेकिन
अगर आप दंगों की बात कर रहे हैं तो ये रिकॉर्ड है कि जब तक लेफ्ट की सरकार रही बंगाल में या केरला में कभी भी दंगा हुआ ही नहीं है, दंगा होने ही नहीं दिया। लोग कहते हैं ये कौन सी बड़ी बात है, अरे बहुत बड़ी बात है। बाकी आप पूरे देश को देख लीजिए, खून से रंगा हुआ है। मैं यहाँ पर आपको अच्छा। रोकूंगा, एक छोटी सी चीज़ मैं जोड़ दूँ, उसके बाद आप यहीं से कंटिन्यू कर लीजिएगा। दो चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये बात बार बार की जाती है और मैं इसको तस्लीम करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, इसमें कोई डाउट जैसी बात नहीं है। एक होता है कि आप दंगे नहीं होने देते हैं, ये बताता है कि प्रशासन आपका मजबूत है, ये बताता है कि प्रशासन आपका निष्पक्ष है, इस बात का स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी बात है कि आपके जाते ही अगर शुरू हो जाते हैं या आपके जाते ही वो चीज़ें सतह पर आ जाती हैं, इसका मतलब ये है कि सोसाइटी में जो चेंज होना चाहिए था वो नहीं हुआ था। देखिए ऐसा है ना, स्टेट गवर्नमेंट की बड़ी भारी लिमिटेशंस होती हैं अभी भी। मतलब हम लोग 2011 में हटे हैं जी। 2011 के बाद से उस तरह के दंगे नहीं हुए बंगाल में जैसे कि दूसरे स्टेट्स में हुए हैं। केरला में भी मतलब हम आते जाते रहते हैं, लेकिन दंगे तो गुजरात में भी नहीं हुए। हाँ? दंगे तो गुजरात में भी उस बड़े दंगे के बाद नहीं हुए हैं। नहीं, ये बात सही नहीं है। उस दंगे के छोटे बाद छोटे छोटे हाँ, दंगे हुए। लेकिन छोटे इसलिए कि उनको छोटों से ही अब काम चल जाता है। बिल्कुल। देखिए इसके पीछे पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और प्रशासन होता है। और प्रशासन भी, ये बात सही है कि अगर प्रशासन चाहे और ऊपर से आदेश ठीक से तो 24 घंटे से ज्यादा बिल्कुल, कोई दंगा विभूति नहीं नारायण राय ने ये बात चलेगा। लिखी है, फैक्ट, बिल्कुल। इट इज अ फैक्ट। देखा और मैंने जहाँ दंगा मैं तो गुजरात में मेरी किस्मत आप देखिए कि जब गोरखपुर में दंगे हुए इस राम मंदिर वाले में, तब मैं गोरखपुर में था, स्टूडेंट था। और जब गुजरात में दंगे हुए तो आई वाज वर्किंग देयर, मैं वहाँ नौकरी कर रहा था। मैंने देखा है अपनी आंख से कि कैसे देखिए प्रशासन मैं खुला आपको छोड़ता है। एक बात और बताती हूँ। और अगर एक बार आप दंगा होने देते हैं ना तो फिर दूसरे दंगे की तैयारी वहीं से शुरू हो जाती है। स्पाइरल इफेक्ट होता है। क्योंकि मैंने खुद देखा है अपना इलेक्शन 1989 का, जिसमें मैं जीती हूँ, और उसके बाद जो लगातार दंगे हुए यूपी में और बाकी, उससे कितनी जल्दी लोगों का नज़रिया, लोगों की सोच किस हद तक, मतलब फिर उसके बाद ये कैप्टन लक्ष्मी की लड़की हैं, ये कर्नल सहगल की लड़की हैं, उसका कोई मायने नहीं रहा, ये अली हैं, बस यही मेरी पहचान हो गई। तो दंगा यही करता है। दंगा एक धार्मिक पहचान को जनता के अंदर बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। आपकी सारी पहचान उसी पर महसूस उसी पर हो जाता है, बिल्कुल उसी तक रह जाता है। और ये आप देखिए, इसीलिए हम कहते हैं एक दंगा जो कम्युनल, इसीलिए बंगाल में अगर नहीं होने दिया, लेकिन ये भी आप ध्यान दीजिए कि 60s तक ते हुए ना, क्योंकि बंगाल का भी बंटवारा बहुत ही भयानक था। वो तो भयानक था। डायरेक्ट एक्शन वहाँ पे हुआ, सब कुछ हुआ। सिर्फ भयानक ही नहीं था, बल्कि बहुत बड़ी हिंदू आबादी बांग्लादेश में रह गई। फिर कभी कुछ होता था इंसिडेंट तो उसको यहाँ उसका असर पड़ता था, ये सब होता रहा। लेकिन करीब 68-69 से लेकर के 2011 तक कुछ भी नहीं हुआ। और मुझे लगता है उसका असर भी ये हुआ कि उसके बाद भी उस तरह से विस्फोट अब होगा। अब नहीं होगा, क्योंकि वही छोटे छोटे लेवल पर करा के काम चल जाता है, बड़े वाले में इंटरनेशनल बेइज्जती हो जाती है। कह नहीं सकते हैं, अगर वो बांग्लादेश बॉर्डर पे नहीं होता तो हम कहते कि नहीं होगा, लेकिन चूंकि वो इतना ज़्यादा है वहाँ से। मुझे ऐसा लगता है ना कि ये गुजरात वाले दंगे के बाद जो पॉलिसी है वो कंट्रोल दंगों की है, कि आप कंट्रोल में अपने रखिए, वो आपकी और बात अपना काम कर लीजिए। वो आपकी बात सही है भाई। अगर आप 200-400 लोगों को वहां से माइग्रेट करा देते हैं, उनकी फाइनेंस छीन लेते हैं, वो क्या होगा। अब देखिए जो क्रूरता आ गई है वो बहुत भयानक है। ये बात नहीं है कि 100 मुसलमान मारे जाएंगे कि 50 मारे जाएंगे, वो जो क्रूरता है और वो जो नफरत है वो बहुत भयानक है। अब तो वोटर लिस्ट से नाम ही खत्म हो जाएंगे। नहीं तो वोटर लिस्ट से नागरिक ही नहीं रह गए, नागरिक नहीं रहेंगे। बहुत सारी महिलाएं जो हिंदू हैं उनके भी नाम कट रहे हैं। वो सारी बातें सही है, लेकिन जब इतनी नफरत होगी तो तरह तरह से वो चीज़ें होती रहेंगी, निकलेंगी, वो निकल के आएंगे। कभी लिंचिंग होगी, कभी स्कूल पे, कभी कॉलेज पे, कुछ भी होता रहेगा। सच्चाई है ये, और हर जगह हो रहा है। कोई ऐसी जगह नहीं है इस समय देश में जहां नहीं हो रहा है। ये रुकेगा कैसे? अभी तक केरला में नहीं हुआ, अब देखिए आगे क्या। हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि आपका रिश्ता सिर्फ कानपुर से नहीं है, उतना ही रिश्ता आपका केरला से भी है। आप अक्सर फ़ोन पे बात होती है तो मैं केरला जा रही हूँ या केरला में हूँ, और बड़ा खूबसूरत सा जो आपकी नानी का घर है जिसकी आप तस्वीर लगाती है, बड़ा सुंदर सा घर आता है वो। केरला का क्या एक्सपीरियंस है आपका?
जिस तरह से केरला ने अभी तक, क्योंकि अभी तक अब लगाना पड़ेगा, आगे क्या होगा हम नहीं जानते, अभी तक कम से कम अपने आप को ऑलमोस्ट नॉन कम्युनल बनाए रखा है, प्रोग्रेसिव बनाए रखा है, और सोशल सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। डिस्पाइट कोई गवर्नमेंट आती जाती है, लेकिन सोशल सेक्टर में वहाँ काम चलता रहता है। केरला को लेके आपका क्या? देखिए, केरला, मतलब मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, कैन इट बी अ मॉडल फॉर इंडिया? नहीं, इट इज़ अ मॉडल फॉर इंडिया, लेकिन इट इज़ नॉट अ मॉडल दैट विल बी रेप्लिकेटेड, क्योंकि ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने न्यो लिबरल्स जो पैराडाइम है, जो नव उदारवादी नीतियाँ, उनको पूरी तरह से, क्योंकि उसमें उनको फ़ायदा मिलता है। ये जो पैसा हम लोग आज देख रहे हैं, ये केरला में तो आपकी सरकार थी और अडानी साहब को वहाँ भी काम मिला, तो अडानी मंच शेयर कर साहब, रहे सुन थे। लीजिए, अडानी साहब के साथ समझौता कांग्रेस गवर्नमेंट में ओमन चांडी ने किया था। आपने कैंसिल नहीं किया? नहीं, कैंसिल कर नहीं सकते हैं, सरकार के साथ समझौता था। दिस आर वेरी, लेकिन हम लोगों ने उसको बेहतर किया, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को, और वो बोर्ड का बनना। और अब देखिए क्या हो रहा है कि वो अपने शेयर्स बेच रहा है एक मल्टीनेशनल कंपनी को। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो ये शायद चूंकि लेफ्ट है वहाँ, उसका प्रेशर है, तो हो सकता है वो रुक जाएगा, लेकिन ये समझौता तो उन्होंने ही किया था। कमाल की बात यह है केरला में कि एक तो ज़बान और बहुत सारी सांस्कृतिक जीवन के हिस्से बहुत कॉमन है वहाँ की सोसाइटी में, ये एक बात है। और दूसरी बात यह है कि जो बंटवारा है आबादी का, वो भी ऐसा नहीं कि एक कोई कम्युनिटी हो जो 80% हो और बाकी 13 हो। इवन बंटवारा है, काफ़ी इवन है, तो ताकत का भी कुछ थोड़ा बैलेंस है। दूसरा, जैसा कि मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा कॉमन कल्चर है वहाँ, जिसको हर तरह के जो रूढ़वादी हैं वो ख़त्म करना चाहते हैं। उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि आप मतलब अपने आप को मलयाली समझें, मुसलमान ना समझें, मलयाली समझें, हिंदू ना समझें वगैरह, लेकिन अभी वो है। और इसके लिए मैं कहूँगी कि आप कहिए कि दूसरी सरकार, लेकिन लेफ़्ट का जो इन्फ्लुएंस रहा है उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि एक और काम हुआ वहाँ पर कि ये जो कास्ट वायलेंस है, कास्ट वायलेंस बहुत और थी। ये जो कास्ट रिप्रेशन है पहले बहुत था, बहुत ज़्यादा था वहाँ पे। और उसके बाद करीब करीब उस तरह से देखा नहीं जा सकता है, दिखाई ही नहीं देता है। मतलब मेरी माँ जब छोटी थी तो उनकी नानी ने उनसे कहा कि अगर तुम दलित बच्ची को हाथ में लोगी तो तुम अंधी हो जाओगी। ये मतलब इस 1-2 पीढ़ी पहले की बात है। लेकिन अब कोई अपने मन में ये बात रख सकता है, लेकिन कह नहीं सकता है। आपको उस तरह से लोगों के, क्योंकि जो वहाँ पर मूवमेंट्स हुए, जो अटैक होते, जैसे हमारे यूपी में किसके ऊपर हमला होता है, ज़्यादातर जो भूमिहीन दलित हैं उनके ऊपर जो ताकतवर तबके हैं गांव के, वो हमले करते हैं, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं, उनके घरों को जलाते हैं, उनको मारते हैं जब वो मजदूरी मांगते हैं या काम करने से इनकार करते हैं। लेकिन वहाँ पर ये सारे आंदोलन तो लेफ्ट की लीडरशिप में थे। तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट था इन सारे अधिकारों को पाने के लिए, जिसकी वजह से उस तरह के हमला जात के नाम पर नहीं हो पाया। आज जो लेफ्ट, सोशल चेंज जो हुआ आज नहीं, लेकिन लेफ्ट को आज जो लोग पसंद नहीं करते हैं वो वही लोग हैं जिनकी ज़मीन बांटी गई, जिनकी ज़मीन बांटी गई, जिनको लगता है कि उनका जो वर्चस्व था समाज के अंदर वो समाप्त कर दिया गया वगैरह वगैरह। वो तो मैंने अपने घर में देखा है। हमारा जो घर है वहाँ पालघाट में, तो हमें याद है जब मैं बच्ची थी तो छत से बताते थे जितनी ज़मीन है ये सब हमारी है। और उसके बाद जब लैंड रिफॉर्म हुआ तो लैंड टू द टिलर या जो भी बटाई पर ज़मीन लिए हुए थे उनको मिल गई। तो ये हुआ कि एक भी खेत हमारे पास नहीं रहा। एक खेत था जो एक मुस्लिम का था, तो उसको मेरे एक परमामा ने पढ़ाया था, वहाँ स्कूल खुलवाया था। तो उसने कहा नहीं, हमारा तो काम चल गया है, ये खेत इनकी बेटी की परवरिश के लिए मैं इस घर के साथ छोड़ रहा हूँ। तो वही एक खेत बचा था काफ़ी दिनों के लिए। लेकिन इस लैंड, जब तक लोग नहीं समझेंगे कि बिना इस लैंड रिफॉर्म किए ये जो पढ़ाई लिखाई इन सारी चीज़ों को आप देख रहे हैं संभव नहीं हो सकता था। और जो गल्फ़ के
मौके का फायदा हाँ, उठाया गया। बिल्कुल। उसके पीछे भी लैंड रिफॉर्म ने जो लोगों को खड़ा कर दिया ना, उसका बहुत बड़ा हाथ है। तो ये जो लैंड रिफॉर्म हुआ है, ये नए केरला को बनाने में बहुत इसका योगदान है, जिसको लोग आज बात नहीं करना चाहते, क्योंकि फिर आपको बताना पड़ेगा कि भाई आपने ऐसा लैंड रिफॉर्म दूसरी जगहों में क्यों नहीं किया है। आज आप देखिए कि जो लोग हमारे घर के, मतलब जिसको कहना चाहिए बटाईदार थे या मेहनत करते थे, वो पार्टी के सेक्रेटरी हैं, लोकल कमेटी के सेक्रेटरी हैं, एमएलए बन गए हैं। मतलब वो पूरा, कुछ लोग इस पे अफसोस कर सकते हैं, लेकिन ये खुशी की बात है। नहीं, मैं कहती हूँ ये बहुत जबरदस्त चेंज आया है, बहुत जबरदस्त। दो पीढ़ियों में ये चेंज और बहुत बड़ा इसलिए उस तरह का वो जो अत्याचार मैं बता रही थी, जो कि व्याप्त था केरला में तो था, वो फिर नहीं हो पाया। 40s के बाद, 40s में बहुत रिप्रेशन हुआ, पुनपरा, वायलार एंड ऑल दिस थिंग्स, बट इट वाज नॉट ओनली दलित, it was against the communists. Some of them were Dalits, some of them were not, and the women were leading the movements. तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है केरला और उन जगहों पर जिस पर बहुत कम बातें की जाती है। वो केरला मॉडल सिर्फ ये कि आपने पढ़ा दिया, लिखा दिया और आपने हेल्थ, बट दीज सिस्टम्स हैव बीन पॉसिबल क्योंकि लैंड रिफॉर्म हुआ। एग्जैक्टली, आई एग्री, आई कंप्लीटली टोटली एग्री। एक देखिए, बात तो आपने कहा था कि 50 मिनट हम बात करेंगे, 1.25 घंटे से ऊपर हो चुका है। अभी हम 1.25 घंटे और बात कर सकते हैं, जिस तरह से बात चल रही है। वाले हैं उन पर भी रहम करना चाहिए। जी। फिर लौट के सुभाष बाबू पे चलता हूँ। एक आखिरी सवाल और छोटा सा जवाब। आज आपको क्या लगता है, आज अगर मान लीजिए सुभाष होते तो इन लोगों का किस तरह से मुकाबला कर रहे होते, क्या कह रहे होते? सबसे पहले तो कॉलर पकड़ के कहते कि मेरा नाम मत लो, उसके अलावा और क्या कहते? देखिए, सुभाष चंद्र बोस अगर लौट करके आते, अब मुझे पता नहीं कि खैर वो बहुत बड़े नेता होते, क्या वो प्रधानमंत्री बनते, या फिर कांग्रेस उनको स्वीकार नहीं करती, या जनता कहती नहीं ये तो है। लेकिन फिर जेल में एक बात ये है कि हो सकता है कि बंटवारे से हम बच जाते, क्योंकि जिन्ना भी कह चुके हैं कि he didn't trust the Congress leadership, but he could trust सुभाष चंद्र बोस। ये मैंने सुना है कि उन्होंने कहा है। मुझे नहीं लगता ये उन्होंने कहा है, और कहा भी होगा तो कहा भी होगा तो कहा है उस जमाने में टेंशन पैदा करने के लिए कहा होगा। I don't know. Jinnah after 42 is the most. No. When the cabinet plan came, Jinnah had a much better approach to it than Pandit Nehru. So ये एक दूसरी बहस हो सकती है, करेंगे बात इस पे। तो ऐसा है कि अगर आज़ाद हिंद फौज यहाँ आता, अगर उस तरह की एकता की भावना, क्योंकि एक बार फिर जब ये लोग छूटे हैं या इनका ट्रायल चल रहा था, तो ज़बरदस्त एकता की लहर पूरे देश में दौड़ी। फिर आरआईएन म्यूटिनी ने भी इसको बहुत मजबूत किया। एनआईए डिफेंस कमेटी तो नेहरू और उनके लोगों ने ही बनाई थी। तो वो चलिए ठीक है, वो भी एक बहस का मुद्दा है। भुलाभाई देसाई ने ही उस केस को लड़ा एक्चुअली। तो मतलब ये है कि पता नहीं, ये बड़ी इफ वाली है कि अगर आज़ादी फौज आ जाती देश के अंदर। नहीं, मैं उस समय की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो आज की बात कर रहा हूँ। नहीं, तो देखिए, अगर बंटवारा नहीं होता, अगर फौज के अंदर आज़ाद हिंद फौज सम्मिलित हो जाती, तो एक दूसरी आर्म्ड सेक्युलर ताकत अगर नेताजी उसके, तो बहुत सी चीज़ें फिर शायद ऐसी होती कि आज की ये नौबत ना आती। फिर उनको तो एलर्जी थी हिंदू महासभा और आरएसएस से, मुस्लिम लीग वो तो यहाँ तक कहते थे, मुस्लिम लीग से भी, तो यहाँ तक कहते थे कि अगर हिंदू महासभा की मीटिंग हो रही हो तो पहले तो मीटिंग होने मत देना, लेकिन अगर वो करते हैं तो उनका जो मंच है उसको तोड़ के फेंक दो। दिक्कत बस इतनी सी है कि इतिहास यूं होता तो क्या होता से नहीं होता है। इतिहास में जो हो चुका है वो हो चुका है, जो हो रहा है वो हो रहा है, और हम बस यही कर सकते हैं कि वर्तमान में हस्तक्षेप कर सकते हैं और भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और इतिहास दरअसल पढ़ा भी इसीलिए जाता है कि आज क्या किया जाए, उसके लिए कुछ सीखा जा सके। मैं एक बात और कहूँगी आखिर में, कि जितना ये लोग इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं, उतना ही तमाम लोगों में जिज्ञासा भी पैदा हो रही है जानने के लिए कि मुगल क्या थे, क्या बनाया उन्होंने, बनाया कि नहीं बनाया। ये भी जिज्ञासा बहुत ज़्यादा वो हो रही है। मैं तो हमेशा थैंक यू मोदी जी कहता हूँ
क्योंकि 20 साल पहले, चूंकि मेरी उम्र 50 साल हो चुकी है, तो मैं जानता हूं कि 20 साल पहले नेहरू, गांधी, सुभाष, इन सब लोगों की फोटोग्राफ घर में लगती बस। थी और सामने पड़े 2 अक्टूबर, 24 जनवरी, 2 अक्टूबर, बहुत 23 जनवरी। प्रतीकात्मक हाँ, तरीके से। याद कर लिया उनको, या फिर कार्यक्रम में कोई आया भी? संविधान, हाँ, संविधान कौन आज पूछता है? संविधान घर के घर लिए में हम पड़ा लोग हुआ है। मरने और मिटने के लिए वही है, तैयार वरना हैं। कौन संविधान की बात करे। तो इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, हमारे जैसे लेखकों के लिए स्पेस मिला बहुत सारा कि हम लगातार फैक्ट चेक क्योंकि करके जिस लिख जिस रहे हैं। चीज पर वो लोग हमला कर रहे हैं, अब उन चीजों की अहमियत भी लोगों को समझ में आ रही है। और इसीलिए हमको सुभाषिनी अली जैसे कॉमरेड्स की, साथियों की अहमियत समझ में पहले से भी आती थी, अब भी आती है। बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रहा था कि आपका वक्त लेकर इनको बुला सकूं, लंबी बात कर सकूं, और क्या कहूँ, आप आई, बहुत शुक्रिया। नहीं, और आगे भी आएंगे, जरूर बहुत कुछ है जरूर, बात आप लौट के बतियाने आइए। के लिए। बिल्कुल, बहुत बचा है, अभी तो आधी बात भी नहीं हुई थी, अभी तो भूमिका बन रही थी। ठीक, अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।